हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे मोदी जी के रिप्लाई का राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले यूके में ये कहा था इंडिया का डेमोक्रेसी बहुत ख़राब हो रहा है और भी बहुत कुछ कहा था। उसका रिप्लाई मोदी जी ने क्या दिया है मैं वो दिखाता हूँ। राहुल गांधी का पूरा स्पीच सुनना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा। वैसे वो तो ज़्यादा लोग कोई सुनेंगे नहीं, यही वीडियो देख लो फिर। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। पहली बात, भारत का लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कोई कांस्टेंट चीज़ नहीं है कि एक बार भारत के आज़ाद होने के बाद 1947 में एक बन गया डेमोक्रेसी तो वो उसी लेवल पे रहेगा। ये डेमोक्रेसी बाद में अच्छा भी हो सकता है और बाद में ख़राब भी हो सकता है। वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी गवर्नमेंट रूल कर रही है, ज़्यादातर सेंटर का और थोड़ा बहुत स्टेट का। चाहे लंदन में बोलो, चाहे इंडिया में बोलो, चाहे कहीं और बोलो, अपोजिशन का तो काम ही है ना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, उसको अकाउंटेबल ठहराना। अब इसमें कोई बोलेगा कि अरे राहुल गांधी तो इंडिया का लीडर है ना, उसको इंडिया में क्रिटिसाइज करना चाहिए, फॉरेन जाके क्यों बोल रहा है। मोदी जी को इस बात में दिक्कत है। तो अगर फॉरेन से इतना प्रोटेक्ट करने का मन है तो फॉरेन फंडिंग क्यों अलाउ किया पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंडिया में बीजेपी ने। जो अगर फॉरेन कंपनी का मान लो 49% भी किसी कंपनी में शेयर है, इंडियन कंपनी या कोई सब्सिडियरी है, वो पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकती है इंडिया के किसी भी। मान लो चाइना की किसी कंपनी का शेयर 49% है किसी इंडियन कंपनी में, तो वो कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिया में डोनेट कर सकती है। ये अलाउ क्यों किया फिर? ये इसीलिए अलाउ किया क्योंकि खुद गिल्टी है ना फॉरेन फंडिंग लेने का अपने पॉलिटिकल पार्टी में। ये लोग बीजेपी भी है और कांग्रेस भी गिल्टी है। फॉरेन फंडिंग लेने से इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉरेन में इंडिया का कोई इशू डिस्कस नहीं कर सकते, उससे बहुत दिक्कत है बीजेपी को और खासकर मोदी को। सुप्रीम कोर्ट तक नोटिस भेज चुका है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये फॉरेन फंडिंग को लेके चलते। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब पहले लोकतंत्र की परंपराएं चलती हो ना चलती हो, उससे आज के ज़माने में क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे जब इमरजेंसी लागू हो रहा था इंडिया में, तो वो क्या परंपरा देख के नहीं, क्या कोई सोच रहा था कि ये लागू नहीं होगा? अरे इंडिया में परंपरा है डेमोक्रेसी का बहुत टाइम से, हटाओ इमरजेंसी हटाओ, ये सब मत करो। ये नहीं हुआ था ना ऐसा। मोदी जी के ट्वीट से तो खुद पता चल रहा है कि भारत की लोकतंत्र को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा था इमरजेंसी के टाइम। तो ये डेमोक्रेसी कांस्टेंट नहीं रहता है, कभी जैसे कहीं भी इम्प्रूव भी हो सकता है और जैसे इमरजेंसी में ख़राब भी हुआ था ये भी हो सकता है। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज एक्नॉलेजिंग दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अब जो ये इंडिया का डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये अच्छा या बुरा कैसे होगा? मान लो इंडिया में जैसे कोई अनडेमोक्रेटिक चीज़ हुआ, जिसका मैं एग्जांपल आगे दूंगा, उसको मान लो लोग क्रिटिसाइज़ करे, उसके अगेंस्ट बोले, उसके अगेंस्ट मान लो प्रोटेस्ट किए या उसके अगेंस्ट वोट किए, तो कोई भी गवर्नमेंट उसको सुधारने का कोशिश करेगी। ये डेमोक्रेसी को कटघरे में खड़े करने पर ही इंडिया के डेमोक्रेसी में बेस्ट इम्प्रूवमेंट आएगा, जो सबको पसंद आना ही चाहिए। और लोग डेमोक्रेसी को क्यों नहीं क्वेश्चन करेंगे जबकि पहले तो लोग एक दूसरे से हेट करने लगे, हेट के हिसाब से वोट देने लगे, तो डेमोक्रेसी को तो वैसे भी खतरा हो ही जाएगा। 500% राइज हुआ है हेट स्पीच के केसेस में पिछले 7 साल में। मान लो कभी गवर्नमेंट ओवर रीच हो या गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज करने लगे, तो 2 लोग सबसे पहले आके खड़े होते हैं लोगों के प्रोटेक्शन में। पहला होता है कोर्ट, दूसरा होता है मीडिया। उनमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन नॉर्मली वो डेमोक्रेसी मेंटेन करने का ही कोशिश करते हैं। अगर मान लो किसी जज को राज्यसभा में पेमेंट मिल रहा है राज्यसभा का, तो वो क्यों नहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बोलेगी। एक पहला खतरा तो यहाँ आ गया, जिसमें सीजीआई को राज्यसभा में नॉमिनेट करा गया 6 मंथ्स आफ्टर रिटायरमेंट। कोर्ट फिर अनबायस कैसे रहेगी अगर वो लोग को इतना बड़ा इंसेंटिव मिल गया रूलिंग पार्टी के फेवर में बोलने का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बोलने का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो ऐसे भी लोगों से पावर छीन के बिलियनर्स और कॉर्पोरेशन पे पावर डाल देती है। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 साल से ऊपर सबको इक्वल पावर हो, वही खत्म हो जाता है। इस पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपना वीडियो लिंक कर दूंगा कमेंट पे, वो देख लेना कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसे डेमोक्रेसी ख़त्म करती है। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे टॉप लिंक होगा। जो मीडिया क्रिटिसाइज़ करना चालू किया या जो मीडिया एक लेवल के ऊपर क्रिटिसाइज़ करने लगा मोदी गवर्नमेंट को या बीजेपी को, उस पर तो पहले सारा इंस्टीट्यूशन रेड करना चालू कर देता है। मेजॉरिटी बस उन्हीं मीडिया पे रेड होता है जो गवर्नमेंट इन पावर के खिलाफ बोलती है।
जो काम है मीडिया को, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना, यही तो मेन काम है मीडिया का। यूएपीए के अंडर किसी जर्नलिस्ट को जेल में बंद रखना 2 साल से ऊपर, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं है तो और क्या है। अगर एविडेंस है किसी जर्नलिस्ट के अगेंस्ट तो नॉर्मल केस फाइल करो, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा उसको बेल मिलेगा या नहीं है। यूएपीए कहाँ से यूज़ कर ले, यूएपीए का मिसयूज़ कर क्यों करना है गवर्नमेंट को, ये तो बेसिक चीज़ है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। अब यूएपीए में 4000 लोगों को अरेस्ट करना, जिसमें बस 150 कन्विक्टेड हुए हैं अभी तक। उन नॉन कन्विक्टेड लोगों से एक जो बेसिक बेल का राइट होता है किसी भी डेमोक्रेसी में, वो छीनना, ये क्या अच्छा हुआ? इसको क्रिटिसाइज करना ही चाहिए ना इंसान को। ये अनडेमोक्रेटिक नहीं है तो फिर क्या अनडेमोक्रेटिक है? अलग अलग एक्ट का मिसयूज़ करके नॉन बेलेबल तरीके से जर्नलिस्ट को जेल में रखना, ये डेमोक्रेटिक है। नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट के थ्रू तो जाना ही इनको नहीं है। इनको कोर्ट भले बेल दे देता है, जर्नलिस्ट फिर भी जेल में पड़े रहता है किसी अलग केस में। यही सब रीज़न के चलते कोई जो फॉरेन मीडिया है जिस पे बीजेपी का उतना कंट्रोल या पावर नहीं है, क्योंकि उसमें रेड वगैरह कुछ नहीं करा सकती, उन सब के रिपोर्ट में इंडिया का रैंक गिरते ही जा रहा है प्रेस फ्रीडम वगैरह में। भले इन लोग एक स्पेसिफिक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का क्या क्या मेट्रिक है ये मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम लगेगा, तो बाद में कभी वीडियो बना दूंगा एक मेट्रिक के ऊपर। अब कुछ मीडिया हाउसेस तो बीजेपी के मेंबर्स खुद ओन करते, जैसे ये सुभाष चंद्र, ये तो जी से रिलेटेड है, बीजेपी का मेंबर। कुछ न्यूज़ चैनल्स अंबानी अडानी लोग भी ओन करते हैं, जैसे न्यूज़ 18 हो गया, एनडीटीवी हो गया, और भी कोई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो वो लोग ओन करते हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी, भगवान बसवेश्वर का अपमान बस अभी आप ही कर रहे हैं, इंडिया के डेमोक्रेसी को खराब करके। ऐसे लोग भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। ये तो भारत की परंपरा को रिस्पेक्ट दे रहा हुआ ना, भारत की डेमोक्रेसी के लिए खड़ा होना। अगर किसी को इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो तो उसका काम तो यही है ना, डेमोक्रेटिक चीज़ों से अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सबसे पहले क्रिटिसाइज़ करने आए। सब कुछ अपना जो अपने पावर में हो वो सब ट्राई करे, ताकि डेमोक्रेटिक सिचुएशंस इंप्रूव हो किसी भी कंट्री में। तो वीडियो पसंद आया हो तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसी और टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहूँगा, किसी भी नए स्पीच पे, किसी भी नए पॉलिटिकल इशू पे मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और वीडियोज़ देखना है तो।